Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are well. Today we are discussing our fifth lecture under title Financial Accounting. So in the start, I want to introduce our topic. जैसे कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग CS में सीखने का जो बेसिक हमारा रीज़न है या जो हमारा मकसद है वो है कि हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि being a professional in any organization or any discipline, we must need कि हमें जो भी बेसिक वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. So जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दिस इज ऑल्सो द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइनेंस और उसकी अकाउंटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है. दैट्स द रीजन वी आर लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. So what are the objectives of financial accounting? Financial statements are the primary means of communicating financial information to different parties, basically outside the business organization, यानी जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड के स्टेक होल्डर्स हैं. लाइक हमें कोई फंड कर रहा है या हम कहीं से परचेजिंग कर रहे हैं या माइट भी पॉसिबल कि हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं. तो जितने भी एक्सटर्नल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना कि हमारी फाइनेंशियल जो अभी स्टेबिलिटी है वो किस तरह की है. तो उसके लिए हमें जो है डिफरेंट मोड से अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है. तो उस पूरे प्रोसेस को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एरिया में पहले तो हमें थोड़ा बेसिकली नॉलेज लेनी पड़ेगी कि बिजनेस बैकग्राउंड किस तरह से, जैसे कि बिजनेस ओनर्स जो हैं जिन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है या स्टेक होल्डर्स कहा जाता है, लुक टू सोर्सेस ऑफ पॉसिबल गेन्स. वो दो चीज़ों को देख रहे हैं. एक तो सेल ओनरशिप इंटरेस्ट, कि हमारा सेल ओनरशिप इंटरेस्ट कितना है इन द फ्यूचर फॉर मोर देन दे पेड, कि क्या आइदर उनका जो सेल ओनरशिप इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है जितना उन्होंने पे किया है, और दूसरा रिसीव पोर्शन ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स इन कैश. जाहिर बात है वो कंपनी से अर्निंग जो है वो कैश के तौर पे भी लेना चाह रहे होते हैं. एक तो वो अपना इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाना चाह रहे थे कि हमारा इंटरेस्ट कितना है, और दूसरा वो वहाँ से हमें कितना फाइनेंस या कितना हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा उस कंपनी से. तो बिजनेस ओनर जो होते हैं या इन्वेस्टर जो होते हैं तो उनकी इन दो चीज़ों पे नज़र होती है. जैसे कि मैं आपको मिल्कुरा हेल्थ वालों की बुक से ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, सो दे आर मोर रेलेवेंट टू बिजनेस. तो बिजनेस बैकग्राउंड अगर हम देखें तो क्रेडिटर्स लैंड मनी, लाइक जाहिर बात है क्रेडिटर जो है वो लैंड करते हैं मनी टू अ कंपनी फॉर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम एंड गेन बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द मनी लोन. जाहिर बात है अगर कोई क्रेडिटर्स हमें मनी किसी भी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, कैन बी जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स. तो जहाँ से भी वो जो है कलेक्ट करके मनी जो है प्रोवाइड करेगा उस इंडस्ट्री को या उस कंपनी को, तो इट्स मस्ट के उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. सो जो हमारे पास फंड्स प्रोवाइडर होते हैं या कैश प्रोवाइडर होते हैं तो दे मस्ट कंसिडर दिस बोथ थिंग्स, कि वो इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं कि लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है. सो हमें थोड़ा बिजनेस के उसमें बैकग्राउंड में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री वर्किंग ऑन एन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो ज़रूरी नहीं कि सारे उसमें जो पार्ट्स हैं जो उसमें प्रोडक्ट में चीज़ें मिक्स होके इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी जो है वो उसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुई हो. माइट बी पॉसिबल वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई हो या उन्होंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन से परचेज की हो, तो उन्हें भी एज एन सप्लायर उनको पेमेंट देनी है, उनको भी उन्होंने जो है वो डिफरेंट वेजेस देनी है. सो जो हमारी साइकिल होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो 3 हिस्सों में आ जाएगी. यानी पहले मैन्युफैक्चरर जो है वो उस कंपनी तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और वो फिर उसे कंपाइल करके जो है वो कस्टमर तक पहुंचाएंगे. तो इट ऑल्सो नीड अ डिफरेंट फाइनेंशियल बर्डन. सो अब क्या हो रहा है कि जो ऑल बिजनेस हैव एन अकाउंटिंग सिस्टम, सारे बिजनेस में अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसका मकसद होता है कलेक्ट एंड प्रोसेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करना और रिपोर्ट इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर, यानी वो डिसीजन मेकर्स तक जो है वो उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना
जिसमें हमारे पास दो आ जाते हैं बेसिक, एक तो बिजनेस मैनेजर इंटरनली जो उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा जो इन्वेस्टर वो हमारे पास एक्सटर्नल हो जाता है। तो दोनों को जो है वो बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो अकाउंटिंग सिस्टम भी दो उसमें पार्ट्स में आ जाते हैं। एक जो है वो एक्सटर्नल के लिए हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनका मकसद होता है एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर्स एक्सेट्रा। सेकंड हमारे पास आम है, उसमें आ जाता है इंटरनली हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल टीम है, तो उनके लिए मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो प्रिपेयर करता है डिटेल प्लान्स, प्रोपोज एंड रिपोर्ट्स। और इंटरनल डिसीजन मेकर जो है वो जो उनके मैनेजर हैं वो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उस प्लान को थ्रू आउट करते हैं। सो इंफॉर्मेशन कन्वेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, उसमें इनकम स्टेटमेंट आ जाती है और उसमें बैलेंस शीट आ जाती है। ये चार जो है हमारे पास 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो तकरीबन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है प्रिपेयर की जाती हैं टू प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड सो इंफॉर्मेशन कन्वेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर प्रिपेयर्ड at the level of quarterly or biannually or annually, 3 month बाद भी होती है, 6 month बाद भी और 1 year बाद भी। It depends on the nature of organization and its business, के उसका business और उसका audit और उसकी nature of product किस तरह की है। So ये थोड़ा background की थ्योरी थी जो हमने financial accounting में पढ़ी। So to understand the 4 statements of financial accounting, I am taking an example जो हमारे पास ये मिग्रा हेल्थ वालों ने दिया है मैक्सी ड्राइव कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। इसको हम थोड़ा देखते हैं ताकि हमारा जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और क्या होता है। तो दिस इज अ बैलेंस शीट जो मैक्सी ड्राइव कॉर्पोरेशन की है। इसमें स्टार्ट में जो है आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन का नेम है, उसके बाद जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका नेम है कि बैलेंस शीट है ये, उसके बाद उसकी डेट है, देन जो है उसका अमाउंट है जिसके यूनिट्स हैं। सो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट जो है बैलेंस शीट की उसमें असेट्स होते हैं। असेट्स आर सिंपल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑन बाय द बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, यानी जो हमारे पास डिफरेंट बेनिफिट लाइक ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर कोई अमाउंट कंपनी ने लिया है तो दे आर नॉट एसेट्स। देन लायबिलिटीज जो है वो डेबिट्स हो जाती हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू हुई हो। देन स्टेक होल्डर सिक्योरिटी आ जाता है वो अमाउंट जो फाइनेंस किया और प्रोवाइड किया हो बिजनेस ओनर्स ने किसी भी ऑपरेशन के लिए। सो जो असेट्स होती हैं दे आर इक्वल टू लायबिलिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इक्विटी। सो हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है लाइक कैश कितना है, अकाउंट्स कितने हैं, इन्वेंट्रीज कितनी हुई है, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना खर्च कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट हुई कंपनी पे लैंड, तो इनको टोटल करके वी से दैट दीज आर द असेट्स ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। नीचे आप डिटेल देख सकते हैं कि कैश की डिटेल क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड की डिटेल्स। बैलेंस शीट में जो आगे चीजें हमने देखनी है वो देखनी होती है अकाउंट पेएबल, अमाउंट ओन बाय सप्लायर फॉर पेड परचेजेस, कितना अमाउंट जो सप्लायर ने को पे किया है पहले। देन नोट्स पेएबल इन अमाउंट ओन ऑन द रिटन डेबिट काउंटर्स, हमारे पास कितना था, ये सारी चीजें हम मिला के बैलेंस करते हैं कि टोटल हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है। उसके बाद रिटर्न अर्निंग यानी जो पास्ट अर्निंग नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेक होल्डर्स, यानी पहले कंपनी के पास कितनी अर्निंग मौजूद है तो वो भी इसी में काउंट होती है, जिसे हम स्टेक होल्डर इक्विटी कहते हैं। तो इसमें हमने यूनिट एक ही इस्तेमाल करना है जो टोटल उस अमाउंट के लिए होना चाहिए। तो ये हमारी थी बैलेंस शीट जिसमें हमने बैलेंस किया कि हमारी लायबिलिटीज, असेट्स और हमारी इक्विटी कितनी थी। मोस्ट जो है वो फोकस हमने असेट्स पे होता है कि हमारे पास असेट्स कितने मौजूद हैं और किस जो है वो हमारे पास
अगर हम उसे डिवाइड करें तो आइदर वो हमारे पास लाइबिलिटी में है, स्टेक होल्डर इक्विटी में है, या हमारे पास जो है रिटेन प्राइस में है, तो उन सबको हमें 1 बाय 1 यहाँ पे फोकस करके रखना होता है। नाउ जो हमारे पास सेकंड है वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें भी सेम हम अगर आप देखें तो फ्रंट में हमने वही नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नेम ऑफ स्टेटमेंट, देन जो डेट और ईयर है वो, उसके बाद हमने अमाउंट लिखना है कि उसका यूनिट कौन सा है। तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट चीजें होती हैं इनकम स्टेटमेंट में, आप देख सकते हैं उसमें कास्ट ऑफ गुड्स जो सॉल्व है वो है, सेलिंग जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है वो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना खर्चा है वो है, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपर्ट जो एक्सपेंस है वो कितने, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये पहले हमने अपने एक्सपेंसेस बताने और रेवेन्यू भी बताना है। जी रेवेन्यू कितना हुआ है, सो सेल्स रेवेन्यू हमारे पास आ रहे 37,436। सो अब हम देख रहे हैं जी उसमें कास्ट कितनी लगी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कास्ट जो लगी है, टोटल एक्सपेंस जो हुए हैं वो हमारे पास में 33,036। सो अब उसको अगर हम माइनस करते हैं हमारे अर्निंग से, तो हमारे पास नेट इनकम जो निकल रही है, ये आप यहाँ पे जो है डिटेल्स भी देख सकते हैं कि कास्ट ऑफ गुड्स कौन से होते हैं, जो कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन दिस पीरियड में हुई हो, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, दे आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी जो दूसरे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं उनको काउंट करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, दे आर द एक्सपेंसेस incurred to develop new products। इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन से हमारे पास, एक्सपेंस अगर हम एक्सपेंस इस लाइन में देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आर द कास्ट ऑफ यूजिंग बोरोड फंड्स। सो उसमें हमने कितना इंटरेस्ट जो है वो पे किया। देन इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या है, देयर आर दे ऑल आर द इनकम टैक्सेस ऑन आवर करंट ईयर, प्री टैक्स इनकम। तो ये चीजें जो है वो हमने उसमें इंक्लूड करनी है। सो इनकम शीट का जो मेन पर्पस है वो मैं बताना है कि नेट इनकम कितना आ रहा है। नेट इनकम जो हमारे पास होता है वो हमने टोटल जो एक्सपेंसेस हैं उनको निकाल के जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो हम कहते हैं दिस इज आवर नेट इनकम। सो अब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास आ जाती है सेकंड। रिटेन अर्निंग वो होती है जो कि कंपनी किसी को पे नहीं करती बल्कि कंपनी के अपने अकाउंट में सेविंग के तौर पे होती है, यानी डिवाइडेंस जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो हमने अमाउंट दे दिया उसके अलावा जो किसी एंटरप्राइज किसी कंपनी के पास अमाउंट है, दिस इज नोन एज रिटेन अर्निंग। सो अगर हम मैक्सिटाप कॉर्पोरेशन का एग्जांपल लें तो दे आर सेइंग दैट कि जो 2020 में इनके पास जनवरी 1 में रिटेन अर्निंग थी, दिस इज अमाउंट। सो उसमें भी सेम वही टाइटल और स्टेटमेंट का टाइटल, स्पेसिफिक डेट एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जी नेट इनकम में से कितनी थी, डिवाइडेंड में कितनी गई और रिटेन अर्निंग कितनी बची, ये सारी चीजें उसमें देनी है। सो वी हैव टू डिस्क्राइब अकाउंटिंग रूल्स, those are applied on a basis of different organizing agencies such as, यहाँ पे हम देख सकते हैं जी यूके में जो यूएसए में रूल है दी जनरली एक्सेप्टेड, उनके पास जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड गैप, जो हमारे पास भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दिस इज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और मोस्ट हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज और जो हमारे पास वर्क कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके पास ये सेम जो गैप है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही इस्तेमाल होता है जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पास किया है। सो उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल अकॉर्डिंग जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है हर कंपनी में। तो उसमें ये है कि उसने अपनी ऑडिटिंग जो है वो करवानी पड़ती है, उसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी
और उसके लिए उसे आउटसाइड से जो ऑडिटर है वो हायर करना पड़ता है। एंड उसमें जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग भी होती है, जो कि सेल्फली पहले कंपनी अपनी ऑडिटिंग को क्लेरिफाई करती है। सो एग्जामाइन करती है अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को और इंश्योर करती है कंप्लायंस विद के जो उनके पास गैप के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड उसके अलावा जो एथिकल रेपुटेशन एंड लीगल लायबिलिटी है, दिस इज आल्सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जो कि फॉलो अप करती है कि जब भी अकाउंटिंग और जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसीजर है उसमें एथिक्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल कोड, उसको भी इस्तेमाल किया जाए। सो जो जितनी भी उनके पास जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गैप की तरफ से आ रहे हैं तो वो उनको फॉलो अप करनी है। सो इन डिटेल्स ये मोर रेलेवेंट है ज़्यादा बिजनेस से, सो वी आर